So hi everyone, तो कैसे हो आप लोग? When I move from there to here, I just disturb the entire universe. I also disturb you, the planet, the moon, the satellite, everything in this universe. Okay, disturb means a force that is either push or pull. Okay, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, जब भी आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे फॉल कर जाता है। आपने कभी सोचा वो नीचे ही क्यों गिरता? वो स्काई में तैरने क्यों नहीं लगता? जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे फॉल कर जाता है। आपने कभी सोचा है वो स्काई में क्यों तैरने नहीं लगता? और हम सब इस जमीन पे चिपके क्यों हैं? एयर में क्यों नहीं फ्लोट कर रहे हैं? तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आज इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले, तो चलिए करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइन, ये क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है जिसके पास मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। दैट मीन्स मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे कर रहे हो। मैं इस पेन को कर रहा हूं, पेन मुझे कर रहा है। मैं इस डिजिटल बोर्ड को कर रहा हूं, बोर्ड मुझे कर रहा है। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स that has mass exert a gravitational pull. Fine, exert a gravitational force on every other object. Fine, और इसी के वजह से हम लोग क्या किए? इस जमीन से चिपके हैं। फाइन, it's like the earth pulling on you and keeping you on the ground. फाइन, यही फोर्स है जिसके वजह से हम लोग जमीन पे चिपके हैं। क्यों? अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो शायद हम लोग एयर में फ्लॉट कर रहे होते, लाइक एरोप्लेन। फाइन, ओके। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए हम बहुत ही अच्छे से बताते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डिस्कवर एक बहुत ही यूनिक वे में हुआ था, बहुत समय पहले की बात है। इट इज अप्रॉक्स 1700। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। उनको फार्मिंग का बहुत बड़ा शौक था। वो एक दिन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक एक सेब उनके सर पे गिरा। उन्होंने सोचा, जैसे ही एप्पल टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा? वो एयर में फ्लॉट क्यों नहीं करने लगा? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब फाइंड करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट लेके आया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन, तो चलिए उसको अच्छे से समझते हैं। तो मान लो कोई भी दो बॉडी है, सपोज मान लो ये बॉडी एम है। फाइन, ओके। एक और कोई बॉडी है, मान लेते कोई दो बॉडी है, ठीक है। इसको मान लेते दैट इज m1। फाइन, ये क्या है? ये m1 है, और इसे मान लेते m2। ओके, हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। फाइन, और हम क्या करते हैं? और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले रखा है, r ले लेते। फाइन, क्या करा हमने? कोई भी दो बॉडी ले लिए। फाइन, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। फाइन, तो अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं, दैट इज directly proportional to, according to Newton's law of gravitation, gravitational force F is directly proportional to the product of their masses. Okay, m1 into m2. Fine, that is the equation first. And force is inversely proportional to the square of the distance between them. Fine, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फाइन, एक क्या है? एक
F is directly proportional to m1 m2 fine and it is inversely proportional to the square of the distance between them fine. अब आप जब दोनों को कंबाइन करोगे, क्या करोगे, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational force is directly proportional to m1 m2 fine and it is inversely proportional to the square of the distance between them fine. जब आप इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो, ओके, जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आता है. दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, जब आप फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करोगे दैट कम्स आउट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर फाइन. तो अब जब हमें फॉर्मूला फाइंड करना हो, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया गया जिसे बोलते हैं g. ओके, तो f इज इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट देना होता है फाइन. तो यहाँ पे बताओ हमने कांस्टेंट क्या दिया, g, क्या रखा, g. अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, g m1 m2 बाय r स्क्वायर. और आपको यही याद रखना है, ओके, क्या याद रखना है, यही याद रखना है. दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फाइन. तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हम क्या करें, कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिए फाइन. हमने क्या करा, कोई दो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर, r है फाइन. और हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 फाइन और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फाइन. तो हमने करा, जब हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करा इट कम्स आउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये वाला साइन हटाना पड़ेगा, दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन. और जैसे मैंने इसे हटाया एक कांस्टेंट देना होता है, जिन्होंने कांस्टेंट क्या रखा गया यहाँ पे, g. ठीक है, अब बताओ व्हाट इज g हेयर, g इज नथिंग, आपको याद करना होगा, g is nothing, g is universal gravitational constant. What is g here, g is universal gravitational constant. What is g here, g is universal gravitational constant fine. तो चलिए, अब हमने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, अब इसका यूनिट फाइंड करना बताते हैं फाइन. चलो, हमने कोई दो मास ले रखा, एक m1 और दूसरा m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, r है. तो चलिए फाइंड करते हैं. तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर रखा है, दैट इज F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फाइन. तो चलिए करते हैं. अब क्या करो, आप g को इधर रखो, क्या करेंगे, g को इधर रखेंगे, बाकी सारे क्वांटिटी को एक तरफ ले जाओ. ओके, तो तब देखो क्या आएगा, फोर्स इज ओके, हमने क्या करा, g को एक साइड रखा और बाकी सारे दूसरे क्वांटिटी को हमने दूसरे साइड रख दिया. इट कम्स आउट g इज इक्वल टू f r स्क्वायर बाय m1 m2. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वांटिटी का यूनिट वन बाय वन पुट कर देंगे फाइन. तो पुट कर दो, बताओ f का ऐसा यूनिट क्या होता है, f इज द फोर्स. आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. ओके, r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस. और आपको डिस्टेंस का भी यूनिट पता है जो कि क्या होता है सर, मीटर. क्या होता है, मीटर. तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब बताओ मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी. मास इंटू मास मीन्स केजी स्क्वायर. क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर. तो अब बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हियर फाइन. तो जी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइन, दिस इज द फाइनल यूनिट ऑफ दिस इज द यूनिट ऑफ जी। तो क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हो, ओके, तो वो स्टोन हमेशा अर्थ पे आके क्यों गिरता है? हमारी धरती स्टोन के पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आप ये भी जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा होता है और दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा होता है। तो ये जब स्टोन और अर्थ की बात करें तो हमेशा स्टोन अर्थ के पास क्यों आता है, हमारी धरती स्टोन के पास क्यों नहीं जाती है? दैट्स द क्वेश्चन। तो सोचो, आप बताओ स्टोन का वेट कितना होगा? मैक्सिमम 5 kg कितना होगा? बट जो हमारी अर्थ है वो बताओ। हमारी अर्थ बहुत ही हैवी है, हमारी अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है। तो अर्थ की मास की बात कर ले, 6 × 10⁻24 kg। ओके, स्टोन का वेट या मास 5 kg और हमारी धरती की मास 6 × 10⁻24 kg, जो कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस है मास का। तो ज्यादा मास होने की वजह से अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई हमारी धरती स्टोन के पास नहीं जाती है और स्टोन का मास बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई स्टोन अर्थ के पास आ जाता है। रीजन क्या है? रीजन केवल मास है, मास का डिफरेंस है। ओके, चल। तो अब हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब उसका इंपॉर्टेंस की बातें कर लेते। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे रियल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है। आप हमेशा याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल एक फॉर्मूला नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल फॉर्मूला नहीं है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक फॉर्मूला नहीं है। ये रियल लाइफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कैसे? आप देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हम लोग धरती से चिपके रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग आसमान में तैर रहे होते। फाइन। एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, चांद अर्थ का चक्कर इसलिए लगा रहा होता है क्योंकि धरती चांद को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रही होती है। फाइन। एंड द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, हमारी धरती सन का चक्कर इसलिए लगा रही होती है क्योंकि सन धरती को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रहा होता है। धरती भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन को खींच रही होती है, एक दूसरे को खींच रहा होता है। दैट्स वाई ये चीजें पॉसिबल इसलिए हो पा रही क्योंकि देयर इज अ फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। फाइन। अब बात कर लेते हैं टाइड ड्यू टू द मून इन द सी। ओके, आप अक्सर सुने होंगे कि समुद्र में लहरें आती है। आप नहीं जानते हो तो समुद्र का लेवल ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे हम लोग टाइड बोलते हैं। फाइन। व्हाट इज टाइड? टाइड कुछ नहीं, ये समुद्र का लेयर ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे हम लोग टाइड बोलते हैं। और टाइड आने का जो मेन रीजन है वो क्या है? वो मून का ग्रेविटेशनल पुल है। फाइन। क्योंकि मून मून का भी बहुत ज्यादा मास होता है। मून अपने मास के वजह से हम ये भी जानते हैं इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है वो क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कभी पानी का लेयर ऊपर जाता है और कभी पानी का लेयर नीचे जाता है, जिससे हम लोग टाइड बोलते हैं। तो टाइड इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, अब देखो, जब भी आप बॉल को एक हाइट से छोड़ते हो क्या होता है? बॉल जैसे ही आप छोड़े तो वेलोसिटी उसका 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और हम ये भी जानते हैं जब किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फाइन। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन मींस क्या? चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी चीज का वेलोसिटी चेंज होता है, वेरी करता है, दैट मींस बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है। बट इस केस में बताओ, जब आप किसी पत्थर को ऊपर फेंके या बॉल को ऊपर फेंके, जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, उस केस में बताओ एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है? धरती के वजह से हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो उसका वैल्यू, ठीक है, और उसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू का, अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फाइन, चल। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। फाइन। और एक फॉर्मूला आप पिछले क्लास में पढ़ के आए हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। क्या होता है? ma, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। बट इस केस में बताओ, जब आप स्टोन को फेंकते हो उस केस में एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है? ग्रेविटी के वजह से होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होता है। दैट्स वाई उसे हम ए नहीं क्या बोलेंगे सर? उसे हम ए नहीं क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे। व्हाट इज जी हेयर? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन। अब इसका फॉर्मूला फाइंड करते। ओके, अब देखो मेरे पास फोर्स का कितना फॉर्मूला? दो फॉर्मूला, एक F इज इक्वल टू एम जी, फाइन, और दूसरा F इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। अब इस दोनों को कर देंगे कंबाइन। क्या करेंगे? दोनों को आप क्या कर दो? कंबाइन कर दो। तो बताओ क्या निकल के आया? mg इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर। फाइन, ओके। अब ये m से ये m कट गया। अब बताओ क्या आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, दिस इज द बताओ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हमने देखा, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब आप ये बताओ, ठीक है, तो हमने देखा सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या इसका कुछ वैल्यू भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है? आप g का वैल्यू 9 इंटू 9 पॉइंट, ओके, आप g का वैल्यू क्या रख सकते हो? 9 इंटू, हाँ g का वैल्यू भी होता है। फाइन, तो g का वैल्यू कितना होता है? g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो चलो अब हम लोग ये देखेंगे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है कि वेरी करता है। ओके, जैसे हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, हमेशा सेम होता है। आप अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, आप कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है सर? फिक्स होता है, हमेशा सेम होता है। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। तो सर कैसे करता है? देखो, चलो आप मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है। ओके, और हमें ये भी पता है कि हमारी धरती यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है, हमारी धरती यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है। दैट्स वाई आप ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या दोनों सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। दोनों क्या करेगा? दोनों वेरी करेगा। ओके, तो आप इसे मान लो स्मॉल आर और इसे मान लो कैपिटल आर। ओके, और ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। ओके, ये हो गया पोल और ये क्या हो गया? इक्वेटर। अब आप ये बताओ, हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वो भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा वैल्यू कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होगा। फाइन, तो बताओ इक्वेटर का डिस्टेंस कैसा है? बताओ इक्वेटर का डिस्टेंस कितना है?
तो सर इक्वेटर का डिस्टेंस पोल के डिस्टेंस से ज्यादा है। क्या है सर? इक्वेटर का डिस्टेंस पोल के डिस्टेंस से क्या है? ज्यादा है। दैट्स वाई यहां पे क्या होगा? जी का वैल्यू कम होगा। यहां पे जी का वैल्यू क्या होगा? स्मॉलर होगा। क्या होगा? स्मॉलर होगा। बट पोल पे क्या होगा? जी का वैल्यू, पोल पे जी का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रेटर होगा। फाइन। तो हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर पे क्या होता है? छोटा होता है। पोल पे क्या होता है? ज्यादा होता है। फाइन। तो चलो देखते हैं। तो पहला तो हमने बताया जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू छोटा होता जाएगा। फाइन। तो पहला क्या है? डी डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज द अर्थ रेडियस इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे रेडियस क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटते जाएगा। फाइन। दूसरा है जी का वैल्यू डिक्रीज एज यू डीपर इनटू द अर्थ। जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, दैट मीन्स अर्थ के सरफेस के नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा? अर्थ का मास घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। फाइन। और अर्थ का मास घटेगा तो आप बताओ जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? जी का वैल्यू घटेगा। दैट्स वाई जी का वैल्यू डिक्रीज होगा जब आप अर्थ के नीचे जाते जाओगे। फाइन। एंड लास्ट, जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। ये तो हमने आपको बताया। कैसे? क्योंकि सर ये इक्वेटर वाला लेंथ क्या है? छोटा, ज्यादा है। इक्वेटर वाला लेंथ क्या है? ज्यादा है। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? जी का वैल्यू ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा। ये लेंथ क्या है? ये लेंथ ज्यादा है, दैट्स वाई जी का वैल्यू छोटा है। और ये पोल वाला लेंथ क्या है सर? पोल वाला लेंथ छोटा है, दैट्स वाई जी का वैल्यू ग्रेटर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? इस तरह से हमारा जी का वैल्यू क्या करता है? वेरी करता है। जी का वैल्यू हमेशा हर जगह सेम नहीं होता है। ओके, चलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? अब दोनों का वेरिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइन। अब देखो, अब आप ये बताओ व्हाट इज कैपिटल जी है? तो सर कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है सर? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज स्मॉल जी है? स्मॉल जी होता है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब हम ये भी देखें सर कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, इट इज फिक्स एवरीवेयर। ओके, इट इज फिक्स एवरीवेयर। और आप क्या लिख सकते हैं? इट इज कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, आप कहीं भी चले जाओ इसका वैल्यू क्या होता है सर? हमेशा फिक्स होता है। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अब बताओ, इट वेरी। ओके, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है सर? ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, अब आप ये बताओ, मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बताया था, तो इसका वैल्यू कितना होता है सर? इसका वैल्यू होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और आप ये बताओ, मैंने आपको स्मॉल जी का भी वैल्यू बताया था। बताओ इसका वैल्यू कितना होता है सर? इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और मैंने आपको
ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी यूनिट बताया था, क्या होता है? ये होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइन। तो दैट्स आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन। चलो, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। फाइन। ओके, तो आज हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। हमने इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब मानो इस यूनिवर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स 10 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या चीजें पॉसिबल हो पाएगी? क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगा? तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या इफेक्ट होगा अगर इस यूनिवर्स से 10 सेकंड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल गायब हो जाए। आप कमेंट में जरूर बताना। I will meet you again in the next video. Till then, keep learning, keep exploring. Okay, bye.